नौकरानी के साथ हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग को नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल न भूलें। यह उस वक्त की बात है जब मैं हाई स्कूल में था। हम लोग नोएडा में रहते थे और हमारे घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम पिंकी था और उसकी उम्र 20 साल थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी लेकिन उसका रंग सांवला था और गुब्बारे तो ऐसे थे कि दोनों हाथों में एक भी ना आए। उसकी 2 शादी भी हो चुकी थी। उस समय मैं बहुत ना समझ और शर्मिला था। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था तो मेरे दोस्तों ने कहा कि एक पिक्चर लगी है, देखोगे? तो मैंने कहा कि नहीं। फिर वो बोले कि चल यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वो मुझे पिक्चर दिखाने ले गए। अब वो पिक्चर मुझे अच्छी लगी और मुझे कुछ कुछ होने लगा था। अब मैं महिलाओं की तरफ आकर्षित होने लगा। मैं हमेशा अपनी नौकरानी पिंकी की तरफ नजर बचाकर देखता था, लेकिन पिंकी ने मुझे एक दिन पकड़ लिया और कहा कि क्या देख रहे हो अभिषेक? मैं बोला कि कुछ नहीं। फिर वो हंसी और अपना काम करने लगी। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे देख लिया है। अब मैं डर गया था और मैं अब उसकी तरफ भी नहीं देखता था। फिर एक बार वो घर में 3 दिन तक नहीं आई तो मेरी माँ ने मुझे उसके घर पर पता करने के लिए भेजा। मैं उसके घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो पिंकी ने ही दरवाजा खोला और मैं सामने खड़ा था। फिर जब मैंने देखा कि वो एक मैक्सी में थी जो कि थोड़ा सा बीच से फटा हुआ था और वह सुंदर बहुत थी, जिसमें से मुझे बहुत कुछ साफ साफ दिख रहा था। फिर उसने तुरंत मुझे अंदर आने को कहा और फिर मैं अंदर गया और पूछा कि तुम पिछले 3 दिन से घर काम करने आ क्यों नहीं रही हो? तो वो बोली कि कुछ नहीं, उसका पति आया था और अब वह चला गया है, तो कल से आऊंगी। तभी उसके मैक्सी से फटा हिस्सा हवा के कारण उठ गया और गुब्बारे बाहर दिखने लगा। वो शर्मा गई। अब मेरी नजर लगातार गुब्बारे पर थी और फिर उसने मुझे बैठाया और अंदर चली गई और साड़ी पहनकर आई। मैं अभी भी उभारों की तरफ ही देख रहा था। तभी वो बोली कि कोई बात है क्या? तो तभी मेरे मुंह से निकल गया कि गुब्बारे इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो वो हड़बड़ा गई और मुझे घूरने लगी। अब मैं डर गया और उसके घर से बाहर निकल आया और दिल में ये डर बैठ गया कि कहीं वो मम्मी से ना कह दे। फिर मैं शाम को उसके घर पर गया और दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला और मुझे देखकर अंदर बुलाया और बोली कि क्या है इस समय, कैसे? तो मैंने बोला कि जो मैंने पूछा था वो मम्मी से तो नहीं कहोगे ना? फिर वो बोली कि कहूंगी। तो मैं डर गया और थोड़ा टेंशन में हो गया। तो वो हंसने लगी और बोली कि डरो मत, नहीं बोलूंगी। फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया और बोली कि तुम मूवी देखने गए तो क्या हुआ? तो मैं उसे देखने लग। फिर वो बोली कि पिक्चर कैसी लगी थी? तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मुस्कुराकर बोली कि कोई बात नहीं, बता तो दो। मैंने कहा कि अच्छी थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और अपने घर चला आया। अगले दिन मम्मी सुबह तैयार होकर मौसी के यहाँ जाने लगी और मुझसे बोली कि पिंकी जब आए तो बर्तन साफ करा लेना और खाना खा लेना। कुछ देर बाद मुझे पिंकी की आवाज आई, अभिषेक जल्दी आओ, मैंने बकरी पकड़ी है, दरवाजा बंद करो। फिर मैं तेजी से आया और दरवाजा बंद किया तो मैंने देखा कि पिंकी बकरी को पकड़े थी। फिर वो बकरी को पकड़कर अंदर ले आई ताकि वो चिल्लाए नहीं और मुझसे बोली कि अभिषेक यहाँ आओ, इसे बांध दो ताकि ये कहीं भागे ना। उसके बाद वह घर के काम करने लगी और पूछी कि बड़ी मालकिन कहाँ है? तो मैंने कहा कि वो मौसी के घर गई है, शाम तक आएगी और आपको घर का काम करने को बोला है। तो मैं घर का सारा काम करने लगी। उसके बाद अभिषेक बाबू मेरे आसपास ही मंडरा थे तो मैंने पूछा आज काफी आसपास हो मेरे, सब ठीक है ना? तो मैं बोल ही दिया कि पिंकी मुझे आपका ना उभार बहुत आकर्षित लगता है। तो वो बोली कि अच्छा, तो क्या इरादा है? और मुस्कुरा दी। मैंने भी बोल दिया कि इरादा तो खेत जोतने का है।
बस पिच गीली ना हो। तो वो बोली कि पक्के खिलाड़ी तो गीली पिच पर भी बैटिंग कर लेते हैं, और अगर कच्चे खिलाड़ी हो सूखी पिच पर भी बैटिंग नहीं कर पाते। इतना सुनने के बाद अभिषेक ने कहा कि ठीक है, आज देख लेते हैं कि कौन कच्चा खिलाड़ी है और कौन पक्का खिलाड़ी। और फिर उस दिन ऐसा मैच हुआ कि सारे रिकॉर्ड टूट गए और पिंकी का आधे मैच में ही दम निकलने लगा और बोली कि तुमसे तो मैं पूरा मैच नहीं खेल पाऊंगी, क्या हो तुम। तो अभिषेक बोला कि खिलाड़ी नया हूँ, लेकिन शॉट मारना अच्छे से पता है। उसके बाद पिंकी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे काम पूरा किया और फिर अपने घर बहुत मुश्किल से जा पाई थी। देवर और भाभी, उस दिन पहली बार मैंने देखा कि मेरी जेठानी मेरे देवर की मालिश कर रही थी। मेरा नाम नताशा है, मेरी उम्र 24 साल। वैसे तो मेरी जेठानी से अच्छी खासी बनती थी, लेकिन इस बात के बारे में उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया था कि उनका देवर जी से चक्कर है। और कुछ हद तक तो यह बात सत्य भी है कि जेठ जी कभी शराब से दूर ही नहीं होते, वह तो सुबह उठते ही पीने लगते हैं। जो आदमी बेवड़ा होगा उसकी बीवी उससे कैसे खुश हो पाएगी। मैं तो देवर जी का फोन देने के लिए गई थी, लेकिन मैंने दूसरी मंजिल की छत पर यह सब नजारा देखा कि जेठानी जी बड़े प्यार से देवर जी के दोनों पैरों पर मालिश कर रही थी। मैंने अभी कुछ सीढ़ियां चढ़ी थी कि मैंने उनको देखा तो मैं वापस आ गई। आज मैंने सुबह सुबह चाय बनाई और एक कप मैंने जेठानी जी को दी तो वह खुश हो गई, क्योंकि आज तक मैंने जेठानी जी को कभी चाय नहीं दी थी, हमेशा वही बनाकर मुझे दिया करती थी। मैं उनसे जेठ जी के बारे में पूछने लगी। जेठ का नाम जुबान पर आते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, क्या बताऊं बहन, उनको मुझसे ज्यादा शराब से ही प्यार है। एक राजू है अपना देवर जो कभी कभार मेरे शरीर की प्यास बुझा देता है, इसलिए मैं उसकी ज्यादा केयर करती हूँ। पर तुम कसम से यह बात घर में किसी और को ना बताना, वरना मेरी और आपकी बदनामी होगी। मैंने जेठानी जी को आश्वासन दिया कि यह बात कहीं और नहीं जाएगी। मैंने तो उनको यहाँ तक भी बोल दिया कि जेठानी जी आप देवर जी से प्यार करो और कभी समय मिले तो मुझे भी थोड़ा प्रसाद दिलवा देना। मेरी आवाज सुनकर जेठानी जी तो एकदम हंसने लगी और बोली, जब कहो तब दिलवा दूंगी। और वह मुझसे फिर एकदम खुलकर बातें करने लगी। मैंने देवर जी के बारे में पूछा तो उनकी सारी खूबियां बताने लगी कि कैसे वह मुझे घंटों प्यार करते हैं। और वह बोली, आज रात को प्लान बनाते हैं, फिर दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेंगे। उस दिन मेरे पति खाना खाने के बाद जैसे मेरे पास सोने लगे तो उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और बोले, कुछ हो जाए। मैं उनसे कल की गुस्सा थी तो मैं भी बोल दी, मुझे नींद आ रही है। वे समझ गए कि मैं उनसे कल का बदला ले रही हूँ, तो वह भी करवट बदलकर दूसरी ओर हो गए। लगभग 5 मिनट के बाद मैंने देखा कि मेरे पति खर्टी मार कर सोने लगे और मैं चुपके से उठी और जेठानी जी के पास गई तो वह बोली, हाँ बस वह समय आ गया है कि हम दोनों छत पर चलेंगे, क्योंकि देवर जी हमेशा छत पे सोते हैं। जेठानी जी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और हम दोनों जीने के रास्ते छत पर चढ़ने लगे, क्योंकि तब 10 बजे का समय था और घर में सभी लोग सोने लगे थे। मैं जानती थी कि मेरे पति एक बार सो जाएं तो वह सिर्फ सुबह को ही उठते हैं, इसीलिए मैं उनकी ओर से निश्चिंत थी। हम लोग जाकर देवर जी के अगल बगल में बैठ गई। देवर जी भी शायद सो रहे थे तो जेठानी जी ने उनको जगाया नहीं और उनके पैर दबाने लगी। करीब कुछ मिनट पैर दाबने के बाद देवर जी उठकर बैठ गए और मुझे देखकर हैरान हो गए। उनके मुंह से बस यही निकला, भाभी जी तुम भी यहाँ। तो जेठानी जी उनको सारी बात बताई और बोली, आज यह भी तुमसे वही उम्मीद लगा कर आई है जो मैंने आपसे पिछले 2 साल से लगा कर रखती थी। तो देवर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ठीक है। अब देवर जी अपने पैर समेट कर बैठ गए। मैं
और जेठानी जी उनके बाजू में सट कर बैठ गई। अगले पल देवर जी के हाथ मेरे और जेठानी जी के हर अंगों को ऐसे छू रहे थे जैसे कोई फल लेने वाला फल छू छू कर देखता है तब खरीदता है। देवर जी के इस एहसास ने मुझे अपने पति से ज्यादा मजा दे रहे थे तो मैं सिसकियां भर रही थी और जेठानी जी तो जैसे उनकी बीवी हो वहां उनसे इस तरह से पेश आ रही थी। छत पर काफी ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए वह प्यार और दोगुना लग रहा था। करीब आधा घंटा वह मुझे और जेठानी जी को प्यार करते रहे। उसके बाद वह काफी थक गए थे तो मैं नीचे उतर आई लेकिन जेठानी जी अभी भी उनके पास बैठकर बातें कर रही थी। मैं जान रही थी कि जेठानी जी उन्हीं के पास सो जाएंगी क्योंकि जेठ जी उस दिन कहीं बाहर गए थे। मैं वापस आकर अपने पति के पास सो गई।